हेलो दोस्तों, मैं दयानंद पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डीपी ट्यूटोरियल्स। इस चैनल में मैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने जा रहा हूं। तो आइए इन वीडियोस को देखते हैं, पढ़ते हैं और सीखते हैं इन टॉपिक्स के रिलेटेड फैक्ट्स को। मैं फ़िलहाल कुछ सब्जेक्ट्स पर प्राइम फोकस के साथ वीडियोज़ बनाने जा रहा हूँ, जो कि है नंबर 1 DSS, नंबर 2 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, नंबर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स, नंबर 4 एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड नंबर 5 वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये सभी सब्जेक्ट्स सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिविल इंजीनियरिंग कोर्सेज में इन सब्जेक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है हमारा DSS, जो कि होता है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। इसी पर हमारा सारा कंस्ट्रक्शन वर्क डिपेंड करता है। अगर हमारी डिज़ाइनिंग सही होगी तभी हमारा वर्क सक्सेसफुल होगा। अगर हमारी डिज़ाइनिंग सही नहीं होगी तो हमारा स्ट्रक्चर फेल कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक, जो कि है सब्जेक्ट DSS से। ये केवल एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें केवल इंट्रोडक्शन की बातें होंगी। अगर फर्दर मैं इसकी डिटेलिंग बनाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह टॉपिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा लेक्चर DSS पार्ट 1। तो आइए बढ़ते हैं हम इनके, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के कंटेंट सेक्शन से। मैंने इसके कंटेंट सेक्शन पहले से ही लिख के रखे हैं, जो कि हैं हमारे। सबसे पहला पार्ट आएगा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हम पता करेंगे पहला पार्ट जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टील स्ट्रक्चर्स होता क्या है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, यानी हमको करना क्या, हमको स्टील स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए पहले हमको जानना होगा कि स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है। तो वही चीज़ हम पढ़ेंगे आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में। उसके बाद आएगा पार्ट 2, जो कि है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। उसके आगे फिर पढ़ेंगे हम लोग कॉमन स्टील स्ट्रक्चर्स, टाइप्स ऑफ सेक्शंस यूज्ड, एंड हाँ वन मोर थिंग, टाइप्स ऑफ लोड ऑन स्टील स्ट्रक्चर्स। और एट लास्ट जाकर के इस वीडियो में एक क्वेश्चन आएगा आपका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, कि वाई स्टील स्ट्रक्चर्स आर मोर प्रेफर्ड देन RCC स्ट्रक्चर्स। क्योंकि इसके कुछ कारण होते हैं, तो उन कारणों को हम जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहला चीज़, स्टील स्ट्रक्चर। क्या होता है स्टील स्ट्रक्चर हमारा? तो इट इज़ ए मेटल स्ट्रक्चर विच इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील कंपोनेंट कनेक्टेड विथ ईच अदर टू कैरी लोड एंड प्रोवाइड फुल रिजिडिटी। क्या होता है ये? तो ये क्या होता है स्टील स्ट्रक्चर? वो एक मेटल स्ट्रक्चर है जो कि किससे मिलकर बना है? स्ट्रक्चरल स्टील कंपोनेंट्स, मतलब स्टील के जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी को मिला करके, कंबाइन करके अगर हम किसी स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं तो वो स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है? स्टील स्ट्रक्चर। और हम क्यों करते हैं स्टील स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन? इसलिए ताकि वो लोड हमारा कैरी कर सके और हमको प्रोवाइड कर सके फुल रिजिडिटी। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको की टर्म्स कह सकते हैं, जो आपको याद रखने होंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि हमें ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करना होगा, तभी हम बड़ा स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो उसको कनेक्शंस करने का एक अलग प्रोसीजर होता है, जो कि मैं डिस्कस करूँगा अपने आगे के वीडियोज़ में। तो हमने स्टील स्ट्रक्चर्स को देखा, अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रक्चर्स कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहला टाइप है हमारा RCC स्ट्रक्चर्स, जिसके बारे में हम काफ़ी अच्छे से पहले भी पढ़ चुके हैं कि RCC स्ट्रक्चर्स क्या होता है। वैसे स्ट्रक्चर्स जो 3 मटेरियल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, वो 3 मटेरियल्स क्या क्या है? रेनफोर्समेंट, सीमेंट एंड कंक्रीट। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर्स हम तैयार करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? RCC स्ट्रक्चर्स। और दूसरा है हमारा स्टील स्ट्रक्चर, जो कि क्या होता है? जिसमें हम स्टील के कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। किसके कंपोनेंट्स का? स्टील के कंपोनेंट्स का। इन कंपोनेंट्स को यूज़ करके, कंबाइन करके, जॉइन करके अगर हम किसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हम समझ गए डिफरेंस किसके बीच में? RCC स्ट्रक्चर और स्टील स्ट्रक्चर के बीच में। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और अब अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे क्या? यूजेस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। हमने अभी तक कंटेंट सेक्शन के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है,
जिसमें हमने पढ़ा आरसीसी स्ट्रक्चर्स के बारे में, स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में, ये क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। तो स्टील स्ट्रक्चर्स का यूज़ कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, कोई बता सकता है? चलिए हम बताते हैं। स्टील स्ट्रक्चर्स का यूज़ हम करते हैं। पहला चीज़ कहाँ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जहाँ लार्ज बिल्डिंग्स होती हैं, जहाँ पर मेरा आरसी सेक्शन फेल होने का चांसेस रहता है, उस जगह पर हम क्या करते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में स्टील स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हेवी लोड को बियर कर सकता है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू आरसीसी स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ है, हम उसका यूज़ और कहाँ करते हैं, हम उसका यूज़ करते हैं रेलवेज़ में। आपने देखा होगा रेलवे के ट्रैक्स वो स्टील के बने होते हैं, स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सारे फैक्ट्रीज़ में तैयार होते हैं। फिर आपका ब्रिजेस हो गया, ब्रिजेस के जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं वो सभी तैयार होते हैं आपके फैक्ट्रीज़ में। वो सब क्या होते हैं, वो सब आपके स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं। तीसरी जगह की अगर हम बात करें तो ओवरहेड टैंक्स हो गए, वाटर टैंक्स हो गए, या फिर आपका चिमनीज़ हो गया, ये सभी चीज़ें जो होती हैं ये हमारा किससे बनी होती हैं, स्टील स्ट्रक्चर से। क्यों? क्योंकि ये हमारी ज़्यादा स्ट्रेंथ को गेन कर सकती हैं, ये हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल हम बिग कंस्ट्रक्शन वर्क्स में ज़्यादातर करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो कंटेंट सेक्शन को फॉलो करते हुए हम शुरू करते हैं आगे का अपना वीडियो। तो चलते हैं, आज हमको आगे क्या पढ़ना है, हमें आगे पढ़ना है इसके बारे में, एडवांटेजेस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। एडवांटेजेस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर मतलब कि अगर स्टील स्ट्रक्चर्स का कोई एडवांटेज होगा तभी तो हम उसको यूज़ करें ना। तो क्या क्या है उसके एडवांटेज, देखते हैं। नंबर 1, इट हैज़ गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। इट हैज़ गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कहने का मतलब है कि वो हमें गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है। कौन कौन से गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़? सबसे पहली चीज़ स्ट्रेंथ, वो हमें हेवी स्ट्रेंथ गेन करता है, वो अच्छे से स्ट्रेंथ गेन करेगा, हमको ज़्यादा अच्छा लोड बेयरिंग कैपेसिटी देगा। फिर आपका आता है डक्टिलिटी, वो बहुत ही डक्टाइल मेंबर होता है, क्योंकि स्टील एक तरह से अच्छा होता है इस प्रॉपर्टी में। आगे क्या है कि स्टील पार्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है स्ट्रिक्ट सुपरविजन में। मतलब कहने का कि स्टील पार्ट्स जो हमारा होता है आर मेड अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन, मतलब कि वो अच्छी से देख रेख में उसको तैयार किया जाता है, इसलिए, और उसका जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, एंड क्वालिटी कंट्रोल इज़ टू गुड। कहने का मतलब है हमारा कि जो स्टील का जो पार्ट्स तैयार किया जाता है फैक्ट्रीज़ में, वो स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंडर होता है, और जिसका क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही अच्छा होता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो मटेरियल का जो वेरिएशंस होगा वो काफ़ी कम होगा, मतलब देयर इज़ वेरी लेस वेरिएशन। इन द मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, यानी हमारा जो वो तैयार होगा वो प्रोडक्ट वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होगा, काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ देगा, और उसमें वेरिएशंस बिल्कुल भी नहीं होंगे। आगे और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, तो इट इज़ ईजी टू फैब्रिकेट एट डिज़ायर्ड शेप एंड साइज। इट इज़ ईजी टू फैब्रिकेट से हमारा मतलब है कि हम उसको अपने हिसाब से, अपने अनुसार जैसा भी हम चाहेंगे वैसा उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, किसी भी डिज़ायर्ड शेप या साइज़ में। उसमें उसको कोई, और उसका फिनिशिंग जो होगा वो एज़ कम्पेयर टू आरसीसी स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, बेटर क्वालिटी को होगा। और आज का लाइफस्टाइल में हम देखते हैं जितनी भी चीज़ें वो फिनिशिंग पर ही डिपेंड रहती हैं। जो चीज़ जितनी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग की होगी उसे लोग उतना अच्छा समझते हैं, तो ये उस मामले में काफ़ी अच्छा होता है। फिर आता है हमारा पॉइंट नंबर 4 कि इट कैन बी ईजली जॉइंट। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहले भी मैंने इस वीडियो में बताया था कि वो स्टील स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वो स्मॉल स्टील कंपोनेंट्स के बने होते हैं, तो उन सब को हम कंबाइन करते हैं एक लार्ज स्टील स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए। तो जो हम कंबाइन करते हैं इसका मतलब उन पार्ट्स को हम जोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, वो ईजिली जॉइंट हो जाता है। तो ये उसका एक एडवांटेज है स्टील स्ट्रक्चर्स का।
कि वो ईजिली जॉइंट हो जाता है और हमको कोई किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है, और वो स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छा गेन करता है जॉइंट होने के बाद भी। और इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज क्या होता है कि इट कैन बी डीअसेंबल्ड। कहने का मतलब है कि जब हमको उस चीज़ का ज़रूरत होगा तो हम उसको जॉइंट करके यूज़ करेंगे, और बाद में जब हमको उसका ज़रूरत नहीं होगा तो हम उसके पार्ट्स को, जॉइंट्स को खोल करके रख देंगे, ताकि हम उसको क्या करें, अगर हमको बाद में उसका ज़रूरत पड़े तो हम वो फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो इसी को हम कैसे लिखेंगे, इट कैन बी डीअसेंबल्ड एंड रीयूज्ड वेयरएवर रिक्वायर्ड। तो ये इसका बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता है इस स्टील स्ट्रक्चर को यूज़ करके, क्योंकि जनरली हम आरसीसी स्ट्रक्चर्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम उसके बाद उसको खोल करके रख नहीं सकते हैं, लेकिन ये स्टील स्ट्रक्चर्स में ये प्रोविज़न होता है कि हमें अगर जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम कभी कभी क्या होता है कि हम टेम्प्रेरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं, जिसकी बाद में हो सकती है हमें ज़रूरत ना पड़े, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट्स को डीअसेंबल करके और फिर से अगर हमको उस चीज़ का ज़रूरत हो तो हम उसको फिर से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है, किसका, स्टील स्ट्रक्चर्स का। और इसका एक लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एडवांटेजेस का कि क्या होगा कि हम इसका रिपेयर वर्क जो होता है इस स्ट्रक्चर का, वो काफ़ी सिंपल होता है, हम ईजिली उसको रिपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कि रिपेयर वर्क ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स आर वेरी सिंपल। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये नोट्स को बना सकते हैं, क्योंकि ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ेगा एग्जाम के लिए भी, और अगर आप इसको समझ सकते हैं इजीली तो आप इसको समझ सकते हैं। आपकी मर्जी, आप जैसे चाहें वैसे इसको कर सकते हैं। तो हमने देखा ये एडवांटेजेस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। तो अभी तक हमने पढ़ा है कंटेंट सेक्शन के अकॉर्डिंग, हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, वो क्या होता है, किस टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़े, कितने तरह के होते हैं, जो कि हमने पढ़ा आरसीसी स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, फिर उसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं स्टील स्ट्रक्चर्स के, एडवांटेजेस पढ़े हमने। अब अगर किसी चीज़ का एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज भी होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिसएडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब तक हमने स्टील के केवल एडवांटेजेस को देखा था, अब हम देखेंगे उसके डिसएडवांटेजेस को। सबसे पहला डिसएडवांटेज स्टील का क्या होता है कि वो बहुत महंगा होता है। स्टील इज़ वेरी एक्सपेंसिव देन आरसीसी स्ट्रक्चर्स। हमारा जो स्टील स्ट्रक्चर्स होता है वो काफ़ी महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू आरसीसी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, क्योंकि स्टील हमारा क्या होता है, फैक्ट्री में बन के आता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रहता है, तो उसका प्राइस भी काफ़ी हाई रहता है। और इन मेनी केसेस, बहुत से केसेस में अगर हम देखें उसके कंस्ट्रक्शन में, इन मेनी केसेस अगर हम ध्यान दें तो वो जो होता है उसका जो एक्सपेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। इन मेनी केसेस एक्सपेंसिव, वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, एक्सपेंसिव देन आरसीसी। जहाँ आरसीसी का कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके कॉस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम उसको देखें तो हमारा जो स्टील का जो बन जाएगा, स्टील स्ट्रक्चर का कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हम स्टील स्ट्रक्चर्स का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ हमको बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होता है। छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए हम आरसीसी स्ट्रक्चर से काम चला लेते हैं। हाँ, जहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क है वहाँ हम यूज़ करते हैं आपका जाकर के स्टील स्ट्रक्चर्स। आगे, वो ससेप्टिबल होता है टू कोरोजन, मतलब स्टील का एक बहुत ही डिमेरिट कह सकते हैं हम कि वो उसका बहुत ही बड़ा डिमेरिट होता है कि वो अगर ईजिली हम उसको ओपन एयर में छोड़ दें तो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के वो कोरोजन यानी जंग लग जाता है उसमें। तो इसके कारण क्या होता है कि वो उसका स्ट्रेंथ उतना अच्छी तरह गेन नहीं कर पाता, वो जल्दी फेलियर होने के चांसेस को डेवलप करता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हमें उसको पीरियोडिक एंटी कोरोजन पेंटिंग, मतलब जिंक, एक्चुअली हम उसमें जिंक का कोटिंग डालते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसको एंटी कोरोजन पेंट उसमें लगाना पड़ता है। कब, पीरियोडिकली, यानी हर एक पीरियोडिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हमें उसको दोबारा से उसको पेंटिंग करके वो उसको करना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा वो स्ट्रक्चर जो होता है वो और भी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, जिस कारण से हमें नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर्स को फॉर स्मॉल स्केल वर्क। जहाँ पर लार्ज इंडस्ट्रीज़ की बात है, फैक्ट्रीज़ की बात है, वहाँ हम कहाँ क्या यूज़ करेंगे, वहाँ हम यूज़ करेंगे आपका स्टील स्ट्रक्चर्स का। तो आगे देखते हैं, आगे और भी इसके डिमेरिट्स हैं पर हम उतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि एक इंट्रोडक्शन पार्ट है।
इसका और डिटेलिंग हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमने और क्या पढ़ना है। अगर कंटेंट सेक्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमने इसके कंटेंट्स में ये लिखा था, इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कर लिया, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हमने कर लिया। अब हमारा आएगा कॉमन स्टील स्ट्रक्चर्स। हमने ये तो जान लिया कि स्टील स्ट्रक्चर्स कितने तरह के होते हैं या वो किस टाइप्स के होते हैं, उसका यूजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, लेकिन आखिर स्टील स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं तो अब हम पढ़ें, जो कि कॉमनली हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं या देखते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्या है कॉमन स्टील स्ट्रक्चर्स। आइए देखते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कॉमन स्टील स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं। हम बहुत कुछ इससे फेमिलियर भी हो चुके हैं पहले भी, जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टील टावर्स, आप सभी इससे फेमिलियर, आप आस पड़ोस में हमेशा देखते थे स्टील टावर, चाहे वो मोबाइल सेल फ़ोन के टावर्स हों या इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के टावर्स हों। तो आप इस चीज़ से काफ़ी हद तक फेमिलियर, मुझे आगे बताने की ज़्यादा ज़रूरत इसके बारे में नहीं है। दूसरा हमारा है रूफ ट्रस। ये आपका एक अलग टॉपिक है थोड़ा, तो ये इससे भी आप काफ़ी हद तक फेमिलियर है, क्योंकि हमने जनरली रूफ्स में देखा है कि इनर साइड से हम उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट के लिए, तो वो हमारा क्या होता है, रूफ ट्रस होता है। फिर तीसरा हमारा आता है आपका रेलवे ट्रैक्स, या हम इसे कह सकते हैं सीधा रेल ट्रैक्स। हमने रेलवे की पटरी को देखा है इजली, डे टू डे लाइफ में हमने इसे देखा हुआ है, समझा हुआ है, तो ये आपका रेल ट्रैक्स हो गया। और चौथा स्ट्रक्चर क्या है आपका, चिमनीज। और भी बहुत से स्ट्रक्चर्स हैं इसके, पर मैं ज़्यादा डिस्कस डिटेल में नहीं करूँगा। तो जनरली यही कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने डे टू डे लाइफ में अपनी देखे रखे हैं। तो आगे हम और इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसके आगे हम और इसको स्किप करते हैं। तो अब आगे हम स्टार्ट करेंगे आपका चौथा पार्ट, जो कि है टाइप्स ऑफ सेक्शंस यूज्ड। तो आइए देखते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना फोर्थ टॉपिक, जो कि है आपका टाइप्स ऑफ सेक्शंस यूज्ड। टाइप्स ऑफ सेक्शंस यूज्ड, टाइप्स ऑफ सेक्शंस यूज्ड। मैंने पहले भी कहा है कि स्टील स्ट्रक्चर्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स है। तो हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ सेक्शंस उसमें लगाते हैं, क्योंकि जनरली उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तभी तो हम उन्हें जोड़ते हैं ना। तो क्या क्या सेक्शंस है, पहला सेक्शन आपका आएगा आई सेक्शन। आई सेक्शन, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे आई सेक्शंस। ये आई सेक्शंस क्या होते हैं, हमने ज़्यादातर इस तरह के सेक्शंस को देख रखा है अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में, हमने इस तरह के सेक्शंस का यूज़ किया हुआ है। ये है हमारा आई सेक्शन। फिर उसके बाद ये हमारा एल सेक्शन। ये हमारा टी सेक्शन है। तो इस तरह के सेक्शंस हमने यूज़ किए हुए हैं अपने कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। तो इसी तरह के स्टील कंपोनेंट पार्ट्स को हम लोग इसके अंदर रखते हैं। तो हम लोग किस तरह के सेक्शंस यूज़ करते हैं, सबसे पहला सेक्शन हो गया आई सेक्शन, जो कि मैंने आपको यहाँ ड्रॉ करके भी दिखा दिया। ये इस तरह के आई सेक्शन है। इसका आगे और डिफ्रेंशिएट हम इसको करेंगे। फिलहाल देखिए, इसको और डिटेलिंग से अगर हम जानते हैं तो हमारा ये क्या कहलाता है, ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये कहलाता है टॉप फ्लेंज। ये वाला पार्ट हमारा कहलाता है वेब, और ये हो गया हमारा बॉटम फ्लेंज। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट्स हैं। ये वाला हमारा टॉप फ्लेंज, ये हमारा वेब, और ये हमारा हो गया बॉटम फ्लेंज। तो आगे और हम इस चीज़ को और डिटेल में देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया। फिर दूसरा हमने इस तरह के सेक्शंस का यूज़ किया हुआ है, इसे हम कहते हैं चैनल सेक्शन। तो ये दूसरा है हमारा चैनल सेक्शन। इसमें ये क्या है, ये हमारा फ्लेंज है, ये हमारा वेब है, और ये हमारा है फिलेट, जो कि हमारा नीचे वाले सेक्शन को कवर अप करेगा। ठीक है। तो यही इस तरह से, इसके भी और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हमें उतने डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो हम इसे ऊपर ही थोड़ा देखेंगे। बाकी के डिटेल्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में डालूंगा। तो ये हमारा, हमने दो तरह के सेक्शंस अभी तक पढ़े हैं। नंबर 1 आई सेक्शन, नंबर 1 चैनल सेक्शन, नंबर 2 चैनल सेक्शन। उसके बाद हमने देखा है आके थर्ड सेक्शन, जो कि हमारा एंगल सेक्शन। तो इन सभी सेक्शंस का हम यूज़ करते हैं, इनके यूजेस मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। फिलहाल इसको हम समझते हैं कि एंगल सेक्शन आखिर होता क्या है। एंगल सेक्शन एक्चुअली हम एक तरह का एंगल में उस सेक्शन को डिज़ाइन करते हैं।
जो कि हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़फुल होता है। तो देखते हैं क्या होता है वो विथ डायग्राम। ठीक है, ये है हमारा एंगल सेक्शन, जिसमें कि जो लॉन्गर साइड होता है उसको हम कहते हैं लॉन्गर लेग, और जो हमारा शॉर्टर साइड होता है उसे हम कहते हैं शॉर्टर लेग या शॉर्ट लेग। इस तरह से हम इसे डिफाइन करते हैं। इसका एक यूज़, अलग अलग यूजेस है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि कभी कभी क्या होता है, इसमें भी दो तरह के सेक्शंस आते हैं। कभी कभी हम लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड को इक्वल रखते हैं, कभी हम उसके इक्वल नहीं रखते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस उन दोनों के अपने अपने यूजेस होते हैं, इसलिए कहीं हमारा इक्वल का अलग यूज़ है और अनइक्वल का अलग यूज़ है। तो ये दो तरह के सेक्शंस इसमें हमें पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो हमने 3 सेक्शंस इसमें पढ़े, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, और लास्ट और चौथा सेक्शन है हमारा टी सेक्शन, जिसके बारे में मैंने पहले भी एक फिगर ड्रॉ किया था, ये वाला। ये फिगर जो हमारा यही टी सेक्शन को डिनोट करता है हमारा। तो ये क्या होता है, इसमें हमने देख लिया कि इसमें आई सेक्शन का बस क्या करते हैं कि नीचे वाला पार्ट को हम हटा देते हैं, यानी बॉटम फ्लेंज को अगर हम आई सेक्शन से निकाल दें तो वो हमारा क्या बन जाता है, टी सेक्शन बन जाता है। इसके भी अपने अपने यूजेस हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये हमारा टॉपिक, आज का ये टॉपिक यहाँ ख़त्म हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा होगा अकॉर्डिंग टू कंटेंट। अगर हम देखें तो हमारा होगा टाइप्स ऑफ लोड ऑन द स्टील स्ट्रक्चर, मतलब कि हमारे स्टील स्ट्रक्चर्स पर किस किस तरह के लोड्स पड़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस किस तरह के लोड्स पड़ते हैं, क्योंकि जनरली वो स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले तो उसमें लोड्स पड़ेंगे, हर तरह से लोड्स पड़ेंगे उस पर। तो देखते हैं कौन कौन से लोड्स पड़ेंगे। तो पहला है हमारा, सबसे पहला लोड आता है हमारा डेड लोड। इस टर्म को पढ़ के ही समझ में आता है कि डेड लोड यानी कि वो हमारा डेड है, वो लोड हमारा डेड है, यानी वो लोड चेंज नहीं होगा। जैसे कि हमने किसी बिल्डिंग में कुछ सामान को रखा हुआ है फिक्स प्लेस पे, जो कि वो वहाँ पर लोड दे रहा है, हमने उसकी पोजीशन को चेंज नहीं किया है, वहाँ पर फिक्स कर दिया उसकी पोजीशन को। तो वो जो लोड हमारा होगा वो हमारा कहलाएगा डेड लोड। इसी को हम और एक टर्म से जानते हैं, सुपर इम्पोज लोड। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सुपर इम्पोज लोड क्या होता है तो आप प्लीज़ इससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं, ये सेम टर्म्स होते हैं दोनों, डेड लोड और ये। तो जनरली डेड लोड क्या होता है, वो होता है कि जो लोड फिक्स है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने अगर मान लीजिए किसी बिल्डिंग में कुछ रखा है, ठीक है, अलमीरा रखा है या फ्रिज है या जो भी इक्विपमेंट्स हमने वहाँ पर रखे हैं जो कि वहाँ पर फिक्स है, तो उसे हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वो उस पार्ट में, उस बिल्डिंग के उस पार्ट में वो अपना लोड दे रहा है। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डेड लोड। अब सेकंड टाइप ऑफ लोड है आपका लाइव लोड, मतलब वो लाइव लोड है। ठीक है, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, इम्पोज लोड। डेड लोड के टाइप्स में हमने पढ़ा जिस तरह से कि वो परमानेंट कंस्ट्रक्शंस होता है, या जैसे आपके वेट ऑफ वॉल हो गया, या पार्टीशंस हो गया, या फ्लोर या रूफ, ये सब का जो वेट है ये हमारा सुपर इम्पोज वेट लोड था या फिर डेड लोड था, कह सकते हैं। तो लाइव लोड क्या है, जस्ट उसका अपोजिट होता है, जैसे कि इसको हम इम्पोज लोड कहते हैं। दूसरा चीज़ ह्यूमंस क्या होते हैं कि इधर उधर ट्रैवल करते हैं, तो वो एक ही जगह पर अपना लोड नहीं रखते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि वो आपके लाइव लोड में आएंगे, यानी वो लोड जो कि परमानेंट नहीं है, टेम्प्रेरी है, हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं, इधर से उधर हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लाइव लोड कहलाएगा। अब तीसरा टाइप का लोड है आपका विंड लोड। इस टर्म से ही आप समझ सकते हैं विंड लोड, यानी विंड, आपका जो एयर है, जो विंड है, वो उस बिल्डिंग पर कितना लोड लगा रहा है। चाहे वो सपोज़ ये हमारा ये एक बिल्डिंग है, एक डायग्राम शो करता हूँ आपको उससे क्लियर हो जाएगा। सपोज़ ये हमारा बिल्डिंग है, ठीक है, ये हमारा क्या है, बिल्डिंग है। हवा इधर से भी चल रही है, इधर से भी चल रही है, ठीक है, नीचे से तो खैर ये फिक्स है, तो यहाँ से तो हवा नहीं चल रही है, और ये इधर से भी हवा आ रही है। तो ये जो विंड है, ये इस बिल्डिंग के इस वॉल पर, इस वॉल के साइड वॉल्स पर, ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं आपके, ये एयर के जो पार्टिकल्स हैं, वो जितना लोड देंगे इस तरफ से, ये देगा इस तरफ से, ये देगा इस तरफ से, तो ये इन तरफ से जो भी इस बिल्डिंग पर लोड देगा वही हमारा क्या कहलाता है, विंड लोड।
जो कि आपको क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ विंड, मतलब स्पीड कितनी है विंड की, उस हिसाब से वो लोड उस पर, उस बिल्डिंग पर वो अपना अपना लोड देगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है विंड लोड। अब चौथा पार्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे स्नो लोड। ये जनरली आपको क्या होता है, ये आपको होता है कोल्डर रीजन्स में जहाँ पर स्नोफॉल होते हैं। तो वो क्या होता है कि वो उस बिल्डिंग पर, मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये उसका रूफ है, तो इसके रूफ पर जो स्नो जमी है या कुछ भी है, ठीक है, तो वो जो स्नो के पार्टिकल्स हैं वो उस बिल्डिंग पर जो लोड लगाते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, स्नो लोड। ठीक है, और एक लास्ट लोड जो कि हमको पढ़ना इम्पोर्टेंट है और थोड़ा डिटेल में ही पढ़ना, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। तो वो क्या है मेरा, वो है हमारा सिस्मिक लोड, या हम इसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं अर्थक्वेक लोड। यानी अगर कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है, तो वो वहाँ पर अगर ये भूकंप आता है या कुछ भी होता है, ठीक है, तो वो जो लोड, वो वाइब्रेशंस जो कि धरती के नीचे से आएंगे, ग्राउंड के नीचे से आएंगे, उस बिल्डिंग को क्या इफेक्ट देते हैं या उस पर क्या लोड प्रोवाइड करते हैं या जो भी करते हैं उसके उस पर लोड देते हैं, वो हमारा किसके अंडर आता है, वो हमारा आता है सिस्मिक लोड के अंदर। इसमें बहुत से टर्म्स आएंगे आपको रिलेटेड जो कि आपको जानने ज़रूरी हैं, लेकिन फिलहाल हम इतना ही जानते हैं क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, तो हम इसको ऊपर से ही थोड़ा देखेंगे। तो ये हमारा सिस्मिक लोड है। तो हमने क्या किया, हमने 5 तरह के लोड्स पढ़े हैं। क्या क्या, सबसे पहले हमने पढ़ा डेड लोड। डेड लोड क्या होता है, जो लोड हमारा फिक्स होता है किसी बिल्डिंग पर, फॉर एग्जांपल वॉल्स हो गया, पार्टीशन वॉल्स हो गया, रूफ्स हो गया, ग्राउंड हो गया, ये आपका क्या है, सुपर इम्पोज लोड है या डेड लोड इसको कहेंगे। दूसरा हमने पढ़ा लाइव लोड, जिसको हम कहते हैं इम्पोज लोड, जिसका जो टेम्प्रेरी लोड होता है वो कहीं पर फिक्स नहीं होता है, वो उसको हम इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका ह्यूमन बींग्स जहाँ मान लीजिए एक रूम से दूसरे रूम जाते हैं, तो वो एक ही जगह अपना लोड को फिक्स करके नहीं रखते, वो डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो हमारा किसके अंडर आता है, लाइव लोड के अंदर। अब आता है आपका विंड लोड, मतलब जिसमें हमने बताया किसी बिल्डिंग पर अगर हवा चल रही है तो वो उसके वॉल्स पर जो लोड लगाएगी वो हमारा क्या कहलाएगा, विंड लोड। फिर उसके बाद स्नो लोड, यानी स्नो कितना प्रेशर डालेगा या लोड डालेगा उस बिल्डिंग पर, हुआ उसका स्नो लोड। और सेस्मिक लोड या अर्थक्वेक लोड, यानी जो अर्थक्वेक के वाइब्रेशंस के कारण जो इफेक्ट पड़ेगा उस बिल्डिंग पे, जो लोड पड़ेगा उस बिल्डिंग पे, वो हमारा होता है सिस्मिक लोड। तो आइए हम अपने कंटेंट सेक्शन को देखते हैं। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पढ़ लिया, कॉमन स्टील स्ट्रक्चर्स के बारे में जान लिया, टाइप्स ऑफ सेक्शंस देखा और टाइप्स ऑफ लोड ऑन स्टील स्ट्रक्चर्स देखा। अब एक लास्ट पार्ट और इस वीडियो का एंडिंग पार्ट, कि हमने इसमें एक जगह पढ़ा था एडवांटेजेस में कि स्टील, डिसएडवांटेजेस में कि स्टील स्ट्रक्चर्स जो होता है हमारा वो काफ़ी हैवी ये होता है, हाई कॉस्ट का होता है, हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं होता है। लेकिन तब भी हम स्टील स्ट्रक्चर्स को क्यों प्रेफर करते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू आरसीसी स्ट्रक्चर्स के। तो ये हमारे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर है जो कि एग्जाम में काफ़ी हद तक पूछा जाता है, जिस पे हमको ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। क्या है क्वेश्चन हमारा, कि वाई स्टील स्ट्रक्चर्स आर मोर प्रेफर्ड देन आरसीसी स्ट्रक्चर्स। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसके रीजंस। हमारा क्वेश्चन है कि वाई स्टील स्ट्रक्चर्स आर मोर प्रेफर्ड देन आरसीसी, मतलब स्टील स्ट्रक्चर्स को हम ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं आरसीसी में। इसका सबसे पहला कारण है कि वो काफ़ी हद तक हमारा क्या होता है, कॉस्ट सेविंग होता है। अगर हम लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं तो हमारा काफ़ी कॉस्ट सेविंग होता है। सपोज़ कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारा मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, आरसीसी स्ट्रक्चर, सपोज़ कीजिए आरसीसी स्ट्रक्चर है, तो हमने इस पर रेनफोर्समेंट कंक्रीट अपना लगाया है पूरा, ठीक है। ये इतना करने के बाद ये हमको वाई अमाउंट का स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। और अगर हम इतने से पार्ट में, केवल इसके इतने से पार्ट में, हाईलाइट कर देता हूँ आपके ज़्यादा अच्छे समझने के लिए, अगर इतने से पार्ट में अगर मैं स्टील स्ट्रक्चर लगाता हूँ और ये मुझे क्या करता है, वाई अमाउंट का गेन देता है, वाई अमाउंट का स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इतना ज़्यादा मैं लगाऊंगा और इतना कम में मैं देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि कम समय में इसमें मेरा स्टील स्ट्रक्चर अच्छा स्ट्रेंथ दे रहा है, उसके इक्वल स्ट्रेंथ दे रहा है। तो स्टील उतना भी ज़्यादा महंगा नहीं होता है, अगर हम चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर लार्ज स्केल इन प्रोडक्शन वर्क है या फैक्ट्रीज़ है या जो भी है, तो उसमें हम क्या करते हैं, वो काफ़ी हद तक मेरा इकोनॉमिकल आता है, यानी कॉस्ट सेविंग रहता है वो, ठीक है। दूसरा कारण उसका है क्रिएटिविटी। हमने पहले भी कहा कि वो उससे हम डिज़ायर से फैब्रिकेट कर सकते हैं अपने डिज़ायर्ड शेप में, ठीक है।
और उसके साइज़ में। तो हम क्या करते हैं कि उसको अच्छे से फिनिशिंग दे सकते हैं। और हमने पहले भी कहा है कि आजकल का वर्ल्ड जो जितना अच्छा फिनिशिंग रहता है उसे वो उस प्रोडक्ट को वो उतना अच्छा समझते हैं, इसलिए वो क्रिएटिविटी भी हमारा प्रोवाइड करता है। ठीक है। तीसरी चीज़ है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने कहा कि वो जो स्टील स्ट्रक्चर है वो फैक्ट्रीज़ में प्रोवाइड होता है, बनता है। ठीक है, अंडर सुपरविजन एंड कंट्रोल। ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसके बाद वो जो प्रोडक्ट निकल करके तैयार होता है उसमें बहुत ही लेस वेरिएशंस रहते हैं। ठीक है, लेस वेरिएशंस रहते हैं, जिसके कारण वो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रहता है, काफ़ी स्मूथ रहता है, अच्छी क्रिएटिविटी का रहता है और क्वालिटी भी उसकी बहुत अच्छी रहती है। इस वजह से भी हम स्टील स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए। ठीक है, फिर आगे और क्या है, मेन पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कि वो जो एरिया है ऑक्यूपाई करता है कौन, स्टील स्ट्रक्चर। हमारा स्टील स्ट्रक्चर जो हमारा एरिया ऑक्यूपाई करता है वो काफ़ी कम होता है, इज़ वेरी लेस एज कंपेयर टू आरसीसी स्ट्रक्चर। यानी कहने का मेरा मतलब है कि अगर हम स्टील स्ट्रक्चर्स को देखें एज़ कम्पेयर टू आरसीसी स्ट्रक्चर, तो उसका एरिया जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा वो ऑक्यूपाई करता है, जिसके कारण क्या होता है कि स्टील आरसीसी स्ट्रक्चर्स को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। स्टील स्ट्रक्चर लेस एरिया ऑक्यूपाई करता है और सेम स्ट्रेंथ देता है, जैसा कि आपने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था जो कि मैंने यहाँ बनाया है। इसलिए हम स्टील स्ट्रक्चर्स का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर वो इंश्योर करता है बेटर क्वालिटी। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो हमारा स्टील स्ट्रक्चर जो होता है, स्टील स्ट्रक्चर जो हमारा होता है वो इंश्योर करता है, इट इंश्योर्स बेस्ट क्वालिटी, कि हमारा क्वालिटी, हमारा जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो बेस्ट क्वालिटी का। और सबसे बड़ा इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे में। इंडियन रेलवे में जितने भी रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो काफ़ी बड़ा यूज़ है उसका। और वो सारे मेरा जो ट्रैक्स होते हैं वो कहाँ किसके अंडर आते हैं, वो हमारे किसके अंडर आते हैं, वो हमारे आते हैं अंडर स्टील स्ट्रक्चर्स के। तो दोस्तों आप सभी को अब पता चल गया होगा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। कंटेंट्स के अकॉर्डिंग हमने सभी कुछ कर लिया है, जो कि है हमारा पहला पार्ट इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हमने कर लिया, कॉमन स्टील स्ट्रक्चर्स हो गए, टाइप्स ऑफ सेक्शंस हो गए, लोड ऑन स्टील स्ट्रक्चर्स हो गए, और ये क्वेश्चन भी हमने कर ही लिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैंने आपको काफ़ी यूज़फुल जानकारी दी होगी। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप चाहें तो कोई टिप्स देना चाहते हैं तो दे सकते हैं इसके रिगार्डिंग, और मुझे बता सकते हैं कि मैं इस वीडियो में और क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ अपने आने वाले नए वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।